कैसे हैं आप सब लोग। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे अरबों के आक्रमण की। कल हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण वंश पढ़े थे, हमने हर्षवर्धन की बात की थी और आज हम लोग बात करेंगे अरबों का आक्रमण। देखिए यहाँ पर मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आप लोगों की एक विविध क्लास में लूंगा। प्राचीन भारत और मध्यकालीन की यानी कि मिसलेनियस क्लास होगी, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट हो गए, जैसे कनिष्क किस वंश का था। आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, है ना। वो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। विक्रम संवत कब चला था, इस प्रकार का एक दो क्वेश्चन आता है और वो कभी कभी आता है। तो मैं उसको विविध यानी कि मिसलेनियस क्लास जब कराऊंगा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की कंबाइंड, तब मैं ये छोटे छोटे फैक्ट वन लाइनर फॉर्म में करा दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ कि आक्रमण कर दिया अंग्रेजों ने या अरबों ने या किसने। तो सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण हुआ मध्यकाल में वो था अरबों का। अरबों ने आक्रमण किया इंडिया पर। उसका रीजन ये था कि लंका का एक राजा हुआ करता था। लंका का एक राजा था जिसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, या कुछ इतिहासकारों ने कहा कि लंका के राजा ने एक जहाज में लंका में रहने वाले मुसलमान व्यापारियों की विधवाओं को, उनकी बच्चियों को, उनकी बेटियों को एक जहाज में बैठाकर सोना चांदी आभूषण देकर उन्हें अल हजाज, जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का अध्यक्ष हुआ करता था, उसके पास भेज दिया। मुसलमानों का सबसे बड़ा सरगना या सबसे बड़ा सरदार हुआ करता था अल हजाज, जो उत्तर पश्चिमी सीमा का राजा था। अब उसके पास जब उनको भेज दिया महिलाओं को सोना चांदी आभूषण भर के, तो हुआ ये कि भैया उस जहाजों को सिंध प्रांत के सीमा में लूट लिया गया। कहां पर? सिंध प्रांत की सीमा में लूट लिया जाता है। अब हुआ क्या कि सिंध प्रांत की सीमा में लूट लिया गया जहाजों को। जब लूट लिया तो भैया अल हजाज ने सिंध के राजा दाहिर, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य का ही राजा था, ब्राह्मण राजा था दाहिर, दाहिर से कहा कि आपके क्षेत्र में हमारे जहाज लूटे गए हैं, कृपया करके उन जहाजों को हमें लौटा दें, या जो मुआवजा है, जो हर्जाना है, वो आप हमें दे दें। दाहिर ने कहा जी नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि आपके जहाज कहां लूटे गए हैं, किसने लूटे, हमें कुछ नहीं पता। अल हजाज ने कहा जी आपके साम्राज्य में लूटे गए हैं, आपके क्षेत्र में लूटे गए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लूटे गए जहाजों को लौटा दें। सिंध के राजा दाहिर ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो भैया हुआ ये, अल हजाज ने आक्रमण के आदेश दे दिए। अल हजाज ने सबसे पहले उबैदुल्ला को भेजा 711 ईस्वी में, लेकिन वो असफल आक्रमण रहा। उसके बाद 711 में ही बुदेल को भेजा, बुदेल का आक्रमण भी असफल रहा। फिर 712 में अल हजाज ने अपने सबसे योग्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा तो मोहम्मद बिन कासिम ने भैया सफल आक्रमण किया। क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर होता है, और ये वही मोहम्मद बिन कासिम है जिसने जजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये मिडिएवल हिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रही है, तो हम यहां पर बात करने वाले हैं कि सर भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब हुआ था, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने कल देखा आप में बहुत सारे बच्चे नहीं थे प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि कुछ ही बच्चे प्रैक्टिस सेट में आए थे जितना आप पढ़ रहे हैं। अगर इतना प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो फायदा आप ही का है माय डियर। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। माफी चाहूंगा फॉर्म साइलेंट नहीं कर पाया। चलिए,
हम लोग बात करते हैं जी, सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था, सबसे पहले जो प्रथम आक्रमण कब हुआ है, फर्स्ट अटैक कब हुआ है, तो आप कहेंगे फर्स्ट अटैक होता है भैया 711 में। 711 में क्या हुआ है भैया, आक्रमण हुआ, यानी कि फर्स्ट अटैक हुआ, आक्रमण। आप कहेंगे सर फर्स्ट अटैक कब होता है, आप कहेंगे सर फर्स्ट अटैक होता है 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा भैया, आप कहेंगे उबैदुल्लाह के द्वारा भैया क्या होता है, सबसे पहले उबैदुल्लाह, तो आप यहां पर बता देना उबैदुल्लाह के द्वारा भैया सर्वप्रथम 711 में आक्रमण किया गया, लेकिन ये आक्रमण असफल हो जाता है, ये असफल हो जाता है, इसे सफलता नहीं मिल पाई, इसे सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे कि भैया ये दोनों ही असफल आक्रमण थे, तो ये क्या हो जाते हैं, ये भैया असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये आक्रमण क्या हो जाता है जी, फेल हो जाता है। आप कहेंगे सर ये आक्रमण क्या हुआ, फेल हुआ। इसके बाद सेकंड आक्रमण होता है जी, सेकंड अटैक। सेकंड अटैक कब होता है, तो आप कहेंगे सर सेकंड आक्रमण भी 711 ईस्वी में ही होता है। 711 ईस्वी में सिंध की तरफ आक्रमण किया जाता है बुदेल के द्वारा। किसके द्वारा, बुदेल के द्वारा, बुदेल द्वारा आक्रमण किया गया और यह आक्रमण भी असफल हुआ, यह आक्रमण भी असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। जब ये आक्रमण असफल हुए उसके बाद भैया पहला सफल आक्रमण फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। आप कहेंगे सर यहां पर हम लोग बात करेंगे कि प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था, प्रथम सफल आक्रमण। आप कहेंगे भैया प्रथम सफल आक्रमण, यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं भैया सक्सेसफुल। जो पहला सक्सेसफुल आक्रमण हुआ था वो किसने किया था माय डियर, तो आप कहेंगे जी पहला सक्सेसफुल आक्रमण किसने किया था, तो आप कह देना भैया 712 ईस्वी में होता है, 712 ईस्वी में होता है। और ये कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक की बात हो रही थी यहाँ पर। चलिए फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक कब हुआ है, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक। चलिए तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और इसने ही भैया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत में जजिया कर लागू कर दिया। कौन सा, जजिया कर। एक टैक्स होता है भैया जजिया कर, जजिया कर, यानी कि जजिया कर किसने लगाया था, आप कहेंगे सर जजिया कर, जजिया टैक्स जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जो हिंदू होते थे उनसे लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। आप कहेंगे सर किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। कि भैया किससे कलेक्ट किया जाता था, तो आप कहेंगे नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम्स वो लोग थे जो हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो यहाँ से गैर मुसलमानों से लिया जाता था और इसे धार्मिक कर का नाम दिया। क्या नाम दे दिया, धार्मिक कर का नाम दे दिया। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, सिंध का राजा कौन था, आप कहेंगे सर सिंध का राजा था दाहिर।
कौन था मेरे लाडलो? सिंध का राजा था दाहिर। तो दाहिर के ऊपर भैया क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। अब मैं सिंध की बात करूंगा पहले। ये जो आक्रमण हुआ है, ये जो आक्रमण हुआ है किस पर हुआ था? सिंध पर। किस पर किया गया था? सिंध पर। सिंध पर आक्रमण हुआ। सिंध कहां पर है? तो सिंध पड़ता था भारत में। चलिए बहुत बढ़िया सर, 50 मिनट का ही लेक्चर लो, खाना खाने टाइम नहीं मिलता सर। बिल्कुल बिल्कुल माय डियर, मैं 50-55 मिनट का ही लेक्चर लेता हूं, आप बेफिक्र रहें, टेंशन मत लें, खाने पीने का टाइम भी आपको दिया जाएगा। यहां तक आपने लिख लिया। एक बार फिर से बताता हूं कि भैया भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया 711 ईस्वी में, जो असफल हुआ। फिर 711 में हुआ, वो भी असफल हुआ। बोथ अटैक फेल हो गए। ठीक है, पहला सफल आक्रमण कब होता है? आप कहेंगे सर 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? ये अल हजाज का सेनापति था। कौन था ये? अल हजाज का सेनापति था। चलिए हम बात कर लेते हैं सिंध के बारे में। हम बात करेंगे सिंध के बारे में कि भैया जो सिंध प्रांत है, जो सिंध है, ये सिंध के बारे में बात करेंगे। सिंध कि यहाँ पर किसका शासन था? सिंध में किसका शासन हुआ करता था? तो आप कहेंगे सर सिंध, सिंध का कौन सा वंश शासन करता था? कौन सा वंश रूल करता था? यहां पर शासन किसका था? सिंध में कौन रूल कर रहा था? तो आप कहेंगे सर यहां पर राय, कौन सा था? राय वंश का शासन था। किसका शासन था जी? यहां पर राय वंश का शासन था। आप कहेंगे भैया राय वंश का शासन था। किसका? राय वंश का शासन था। राय वंश कह सकते हैं, राय वंश। ठीक है जी, किसका शासन था यहां पर? आप कहेंगे भैया यहां पर राय वंश का शासन था। किसका शासन था भैया? राय वंश का शासन हुआ करता था। अब यहाँ पर राय वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम बताइए। राय वंश का एक अंतिम शासक हुआ जिसका नाम था भैया सहासी द्वितीय। सहासी द्वितीय। और सहासी द्वितीय का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था चाच। क्या नाम था? चाच। चाच ने क्या किया? चाच ने क्या किया? सिंध पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? सिंध पर कब्जा कर लिया। चाच जो कि एक ब्राह्मण मंत्री था, चाच ने जो कि ब्राह्मण मंत्री है, इसने सिंध पर कब्जा कर लिया। किस पर? सिंध पर कब्जा कर लिया। चाच के बाद चंद्र, चंद्र के बाद दाहिर राजा बने। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग बात करेंगे कि सर ये बताइए, राय वंश का एक लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था। इसका जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सर अंतिम शासक यानी कि लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर कौन था माय डियर? तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, लास्ट रूलर था जिसका नाम था भैया, क्या नाम था? राय सहासी सेकंड। राय सहासी सेकंड, राय सहासी द्वितीय, राय सहासी द्वितीय। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राय सहासी द्वितीय। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं राय सहासी द्वितीय। जब राय सहासी द्वितीय है भैया, आप कहेंगे राय सहासी सेकंड है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसका एक मंत्री हुआ करता था। मंत्री, इसका एक मंत्री था, मिनिस्टर था। क्या नाम था जिसके मंत्री का, मिनिस्टर का, जिसका नाम था चाच। क्या नाम है? चाच। आप कहेंगे चाच था। क्या नाम था? चाच। चाच। ठीक है, चाच नाम का एक मंत्री था और ये ब्राह्मण था। ये कौन था? ये ब्राह्मण था। ठीक है जी, ये ब्राह्मण जाति से था। तो इसने क्या किया? सिंध पर कब्जा कर लिया। चाच ने क्या किया? चाच ने सिंध पर कब्जा कर लिया।
चाच ने क्या किया, नोट में लिख लीजिए, नोट में यहां पर लिख लीजिएगा कि चाच ने सिंध पर कब्जा कर लिया। चाच ने सिंध पर कब्जा कर लिया। किस पर भैया? सिंध पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। आप कहेंगे कब्जा कर लिया, किसने कब्जा कर लिया माय डियर? तो आप कहेंगे चाच ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया था भैया? तो आप कहेंगे चाच ने कब्जा कर लिया। ठीक है जी, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, आगे बात हो जाएगी। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे, ये चाची है जिसने सिंध पर ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, चाच हैज बीन कंट्रोल ऑन सिंध। ठीक है जी, चाच हैज बीन कंट्रोल्ड ऑन सिंध, कब्जा कर लेता है। ठीक है, जब यहां पर कब्जा हुआ, अब क्या होता है, यहां पर कब्जा हुआ, अब भैया क्या होगा? अरबों का आक्रमण हमने पढ़ लिया। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया तो भैया यहां पर राजा दाहिर है। कौन है जी? दाहिर। चाच के बाद कौन राजा बना? चाच के बाद राजा बना चंद्र। कौन? चंद्र। चंद्र के बाद राजा बन जाता है, मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं, चंद्र के बाद राजा बना दाहिर। कौन बना? दाहिर। तो भैया जिस समय अरबों का आक्रमण हुआ उस समय सिंध का राजा था दाहिर। कौन था जी? सिंध का राजा दाहिर था। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, अशोक बाना जी धन्यवाद। विपिन शर्मा जी कह रहे हैं सर यूट्यूब पर चल रही है क्या क्लास? नहीं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है 12 बजे, जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है 12 बजे। चलिए अंकित राज जी धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। सर हम कितना लाइव हैं? अरे ये पढ़ने पर क्या ध्यान दो ना, पढ़ने पर ध्यान दो, लाइव से क्या मतलब है? सर वर्कशीट कहाँ मिलता है? आज बैच परचेज किया हूँ, अंकित दिवाकर पूछ रहे हैं। देखिए जीएस में वर्कशीट नहीं मिलती है। जीएस में श्री कृष्ण कुमारी जी, प्राचीन भारत आपके एग्जाम ओरिएंटेड खत्म। आपके एसएससी जीडी में जितना आता है वो मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब बात आ जाती है भैया, ये बताइए सबसे पहले जो आक्रमण हुआ है वो कौन सा? तो जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे देवल अभियान की। किसकी भैया? देवल अभियान। आप कहेंगे देवल अभियान किसने चलाया था? देवल अभियान किसने चलाया? कौन कौन बच्चा बताएगा? तो 712 में देवल कैंपेन चलाया गया। क्या चलाया गया? देवल कैंपेन चलाया गया है। कि भैया ये बताइए कि देवल, ऐसे करके लिखना माय डियर, देवल कैंपेन। कि आप बताएंगे सर देवल कैंपेन किसने चलाया था? देवल कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया था? ये 712 20 जून 712 में, 20 जून 712 ईस्वी में क्या हुआ है? आप कहेंगे भैया ये देवल अभियान चलाया गया जिसमें मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर की सेना के बीच में युद्ध हुआ। इसमें दाहिर की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई जी? तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम एवं सिंध के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है जी, दाहिर के मध्य युद्ध हुआ। सिंध का राजा था दाहिर, के मध्य युद्ध होता है, मध्य युद्ध हुआ। और भैया इस युद्ध में जब ये वॉर हुआ, किस किस के मध्य वॉर हुआ है? आप कहेंगे बैटल बिटवीन दाहिर एंड मोहम्मद बिन कासिम्स आर्मी, दाहिर्स डेथ, यानी कि दाहिर की मृत्यु हो गई। तो आप कहेंगे ये किस किस के मध्य था? तो ये जो बैटल हुआ था, ये बैटल किस किस के मध्य था? बैटल बिटवीन, आप कहेंगे बैटल बिटवीन
बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, लिख लेना आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, कि भैया किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो आप कहेंगे भैया मोहम्मद बिन कासिम के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर। कौन भैया, दाहिर। ठीक है जी, इनके मध्य युद्ध हुआ और इसमें दाहिर की हार हो गई, ये हार गया। ठीक है, हार गया और इसकी मृत्यु भी हो गई, यानी कि ये युद्ध हार गया और इसकी क्या हो गई, यहां पर मृत्यु हो गई, इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी, क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है और इस युद्ध को मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। जब मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध को जीता तो आप याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम की जो विधवा थी जिसका नाम था लाड देवी, रानी लाड देवी, और उसकी बेटी थी दो, एक का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था परमला देवी। इनको भैया बंदी बना लिया, इनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भैया कल से स्टार्ट हुआ है और प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ के पीछे पड़ जाते हो आप लोग, पढ़ने पर ध्यान नहीं देते, केवल पीडीएफ पर ध्यान देते हो। आप लोग ना बहुत होशियार बनने का प्रयास करते हो, आप सोचते हो कि भाई प्रैक्टिस सेट ना लेना पड़े, पीडीएफ मिल जाए। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लेंगे पीडीएफ से आप नहीं कर सकते भैया, वहां पर शॉर्ट लिखा जाता है समझाने के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लोगे वो शॉर्ट टर्म्स कैसे याद होंगे आपको, नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखना कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसको भैया अपना अरेस्ट कर लिया, तो यहां पर याद रखना इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने किसको गिरफ्तार कर लिया था, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की विधवा, दाहिर की विधवा, विधवा मतलब जानते हैं पत्नी, जो पति मर जाए, दाहिर की विधवा, विडो लाड देवी, रानी लाड देवी, आप कहेंगे सर रानी लाड देवी, लाड देवी, रानी लाड देवी एवं उसकी दो पुत्री, उसकी दो पुत्रियों को, पुत्रियों, क्या क्या नाम था पुत्रियों का, सूर्या देवी, क्या नाम है पुत्रियों का, सूर्या देवी एवं परमला देवी, परमला देवी को गिरफ्तार कर लिया, देवी को गिरफ्तार कर लिया, कर लिया। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, क्या कर लिया जी, गिरफ्तार कर लिया। चलिए सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या कर लिया जी, गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि दाहिर सेकंड विडो थी, दूसरी विधवा थी जिसका नाम था लाड देवी, एंड उसकी टू डॉटर्स थी सूर्या देवी और परमला देवी वर टेकन अरेस्टेड। ठीक है, या उनको कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, आप कहेंगे दाहिर, ऐसे लिखना भैया, इंग्लिश में लिख देता हूं, आप कहेंगे दाहिर्स विडो, दाहिर्स विडो लॉर्ड क्वीन, क्वीन लाड देवी, लाड देवी एंड यहां पर भैया इसकी दो बेटियां थी, कितनी, दो बेटियां थी, एंड हर टू डॉटर, लाड देवी की कितनी बेटियां थी, हर टू डॉटर्स, टू डॉटर्स वर अरेस्टेड, वर अरेस्टेड, किसने अरेस्ट कर ली थी, अरेस्टेड वाय मोहम्मद बिन कासिम, वाय मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ऐसे करके आप लोग लिखेंगे क्या भैया, मोहम्मद बिन
कासिम, कि भैया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा देवल अभियान चलाया गया जिसमें सिंध पर हमला होता है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, मैं लिख भी देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था। किसका भैया, अल हजाज का सेनापति था। अल हजाज, अल हजाज का सेनापति था। अल हजाज का सेनापति था। ठीक है जी, कौन था, सेनापति, आर्मी कमांडर ऑफ अल हजाज। ठीक है जी, तो सेनापति था। ये भी आप लोगों को याद करके लिखना है जी। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए इसको अच्छे से, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए इसको बढ़िया से। आगे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख ली कि देवल अभियान कब हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर हमला किया और उसकी दूसरी विधवा थी रानी लाड देवी और उसकी दो पुत्रियों सूर्या देवी और परमला देवी को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया जी, गिरफ्तार कर लिया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ें। एक बच्चा निखिल, इसका जायज़ प्रश्न है। ये कह रहे हैं सर पूछो कि सुबह 8 से 11 तक क्लास, फिर 11 से 3 तक प्रैक्टिस सेट, फिर 4 से 7 क्लास पढ़नी पड़ती है। देखिए मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा समय है ना, पढ़ने में बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन ये भी तो मानो कि ये 2-4 महीने की मेहनत आपको जीवन भर सफल बना देगी। ये जो 2-4 महीने की मेहनत है, आपको इसके बाद कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, एसी में बैठना है, मज़े लेने हैं बस, है ना। और जो बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, जो वर्दी पहनना चाहते हैं, उनके लिए तो भैया आप जुनून है तो बॉर्डर पर जाएंगे। बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, है ना। एसएसएफ सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये जो है एसीओ में रहते हैं, ऑफिस की जॉब होती है। चलिए तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं भैया, यहाँ से हमने पढ़ लिया महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हुआ क्या था। अगर मैंने बात करनी है कि भाई इसके आक्रमण के समय क्या हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखना कि मंसूर के समय एक अरब का विद्वान हुआ करता था, अरब विद्वान ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त द्वारा जो रचित किताबें थी उनको लेकर चले गए। अरब विद्वानों ने क्या किया कि भारत के जो विद्वान थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो भैया ब्रह्म सिद्धांत की रचना की गई थी, ब्रह्म सिद्धांत की रचना की गई थी, उनको अरब विद्वान लेकर चले जाते हैं। क्या लेकर चले जाते हैं, अरब विद्वान लेकर चले जाते हैं। चलिए रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है, मैं समझता हूँ, लेकिन भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी बाबू, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊँ कि मैं पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यू क्लासेस इतनी ज़्यादा ले रहा हूँ कि मेरी गर्दन में दर्द है। आपने इंस्टा पे देखा होगा, मैंने एक वीडियो शेयर किया है, तो मुझे सर्वाइकल है, प्लस माइग्रेन है, प्लस साइनस है, 3 चीज़ें, इतने से ऊपर दर्द होता है, स्वेलिंग है पूरे, उसमें दर्द होता है। वीडियो देखना आप इंस्टा पे मेरी। तो मैं फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी लगा हुआ हूँ ना आपकी क्लास लेने में। मुझे दिक्कत होती है गर्दन इधर से उधर करने में, मुझे पूरा घूमना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि भाई आपका जो समय है इस समय मेहनत का। अब मैं सोच लूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं 10-5 दिन का रेस्ट ले लूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप 10 दिन क्लास मत लो, रेस्ट लो, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये 10 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ ये चीज़ें, है ना। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ये चीज़ें कि भाई मुझे पता है थोड़ा बहुत दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, इन बच्चों के लिए मैं ये झेल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक मेहनत नहीं करेंगे प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी माय डियर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। हम बात कर रहे थे कि अरब जब भारत आए तो अरबों का जो प्रभाव था, इफेक्ट ऑफ अरब इन्वेंशन, क्या हुआ है भैया, अरबों के आक्रमण का प्रभाव या अरब आक्रमण का प्रभाव, अरबों के
आक्रमण का प्रभाव, का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा है? आप कहेंगे कि भैया क्या प्रभाव पड़ा है भारत पर। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि भैया जो अरबों ने आक्रमण किया था, इफेक्ट ऑफ अरब इन्वेंशन, तो आप कहेंगे भैया इफेक्ट ऑफ अरब इन्वेशन। क्या भैया क्या प्रभाव पड़ा इनके आक्रमण का? इन्वेशन कह लें या अटैक कह लें, एक ही बात है। तो भैया भारत में क्या होता है, भारत में ऊंटों की पालने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई कि ऊंट पालना शुरू कर दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैमल, कि भैया ऊंट पालने की शुरुआत हो गई। किसकी? ऊंट पालने की शुरुआत हुई कि लोग ऊंट पालने लग गए, की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। पहले ऊंट नहीं पाले जाते थे, लेकिन भैया यहाँ पर ऊंटों का इंट्रोडक्शन किसने दिया था? इंट्रोडक्शन किसने दिया था? अरबों ने दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ कैमल, कि आप बताइएगा किसने? तो कैमल के बारे में हमें अरबों से पता चला। मानचित्र कला का विकास स्टार्ट हुआ भारत में, किसका? आप कहेंगे भैया मानचित्र कला का। मानचित्र कला का विकास हुआ। मानचित्र कला का विकास हुआ है। क्या हुआ है? मानचित्र कला का विकास हुआ। ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ, आप कह सकते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है कि मानचित्र कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। आप कहेंगे भैया कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी डेवलपमेंट कब होती है? आप कहेंगे कार्टोग्राफी डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुई? तो आप बताइए डेवलपमेंट जब अरब भारत आते हैं, उनके आक्रमण होते हैं, तब भैया भारत में ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, खजूर। खजूर जानते हैं आप लोग, खजूर की खेती करना प्रारंभ कर दिया, डेट पाल्म फार्मिंग। आप कहेंगे डेट पाल्म फार्मिंग कब से स्टार्ट हो गई? खजूर की खेती कब से स्टार्ट हो गई जी? खजूर की खेती कब से स्टार्ट हो गई थी? तो आप कहेंगे भैया डेट पाल्म फार्मिंग कब से स्टार्ट हो जाती है? जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं माय डियर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आप कहेंगे सर दशमलव सिद्धांत डेसिमल थ्योरी की स्टार्टिंग हो गई। हालांकि दशमलव तो भैया हर्षवर्धन के समय से ही स्टार्ट था, लेकिन दशमलव सिद्धांत कब आया भारत में? दशमलव सिद्धांत, डेसिमल थ्योरी, आप कहेंगे भैया डेसिमल थ्योरी यहाँ पर आप कहेंगे अरबों के आने से ही स्टार्ट हुई। अब बात आती है नोट में लिखना। नोट में आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। नोट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भैया हुआ क्या था, भारत में सोने के सिक्के जिन्हें दिरहम कहा गया, किसने चलाए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने माय डियर? मोहम्मद बिन कासिम ने। हाँ जी सर, ये टाइम सही है, सही करवा दो। नहीं देखिए टाइम और है भी नहीं माय डियर। भैया आप सर्च करेंगे अजीत सर RWA सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ही आ जाऊंगा मैं। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भैया भारत में क्या हुआ कि सोने के सिक्के चले जिन्हें दिरहम कहा गया। कि दिरहम किसने चलाए थे? तो आप कहेंगे सर दिरहम चलाए थे मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने।
आप कहेंगे भैया दिरहम किसने चलाए हैं? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या चलाया गया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सिक्के दिरहम चलाए, दिरहम, दिरहम चलाए। कि भैया दिरहम किसने चलाए थे? तो आप कहेंगे ये दिरहम चलाए थे मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम के सिक्के चलाए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने ही गोल्ड कॉइन, जो गोल्ड कॉइन है ना, गोल्ड कॉइन दिरहम चलाए थे। ठीक है जी, आप कह सकते हैं सर गोल्ड कॉइन दिरहम, दिरहम किसने चलाए? मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए ये आप लोगों ने लिख लिया, ये था अरबों का आक्रमण। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। अब तुर्कों का आक्रमण कब हुआ? तुर्क कौन थे? तुर्क मानचित्र कला का मतलब होता है जो मैपिंग स्टार्ट होती है, मैपिंग, मैपिंग करना, मानचित्र बनाना, मैप बनाना, वो मानचित्र होता है। ठीक है, नक्शे बनाना। चलिए दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ लो रोहित, एक बार नोट्स बना लो। ये ध्यान रखो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये एक ही होते हैं। आप दिल्ली पुलिस पढ़ लो, आप एसएससी पढ़ लो, आप स्टेट पुलिस पढ़ लो, आप यूपी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, एक ही होते हैं। बस ये है कि एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, इनमें थोड़ा डिटेल पूछ लेता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में लेकर चल रहा हूँ। मैं आपको डिटेल में लेकर चल रहा हूँ कि कहीं से कुछ भी पूछ ले आप लोग करके आओगे, आप लोग करके आओगे। वरना मैं आपके एग्जाम के ओरिएंट कराता तो केवल क्या लिख देता कि भैया जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कि मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण कब था? 712। खत्म। अरबों का आक्रमण में 3 लाइन में खत्म कर देता। मैंने क्यों ये आपकी 40-45 मिनट कराए हैं आपको यहाँ? क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे। देखिए हम लोग बात करेंगे तुर्कों का आक्रमण, का आक्रमण, आक्रमण। यहां पर हम बात करेंगे भैया तुर्क्स अटैक या तुर्क्स इन्वेशन, इन्वेशन। देखिए भैया तुर्कों के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है तुर्क बड़ा ही बर्बर और लड़ने वाली जाति हुआ करती थी। ये चीन की सीमा के आसपास रहते थे, चीन की सीमा के आसपास रहते थे। सर मोटिवेट कर दीजिए, मन नहीं लगता। देखिए मन आप लोगों को लगाना पड़ेगा। आप ये बताओ, जब आपके पेरेंट्स काम करते हैं, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो क्या वो फसल करना बंद कर देते हैं? मुझे आप लोग ये बताओ, हम सब किसान फैमिली से आते होंगे, हम सब किसान फैमिली से आते होंगे, क्या आप ये बताइए क्या हम लोग के माता पिता जब बर्बाद हो जाती हैं फसलें, उसके बाद क्या फसल नहीं करते? क्या वो टूट कर बैठ जाते हैं? गम होता है, दुख होता है, मेहनत बर्बाद हुई है, गम होगा, लेकिन क्या वो फसल नहीं करेंगे? वो फसल करेंगे। तो वैसे ही अगर एक में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? आप भैया अपनी मेहनत करो। एक बच्चा कह रहा सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हो, थोड़ा तेजी से पढ़ाया करो। हाँ बिल्कुल, जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाऊंगा फिर आपको अरे सर आप तो बहुत तेज पढ़ाते हो, आपको पढ़ाना नहीं आता। अरे भैया आप स्थिर कहाँ हो? आप स्थिर कहाँ हो? मैं नॉर्मल लेकर चल रहा हूं बेटा, हिस्ट्री को आप ऐसे ही पढ़ते रहो, ये बस ध्यान रखो कि समझ में आना चाहिए।
स्पीड अगर मैं तेज कर दी ना तो आप लोग ही बौखला जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको भी देखना पड़ रहा है मुझे, उनको भी देखकर लेकर चल रहा हूं मैं, क्योंकि हिस्ट्री को ना हम लोग ऐसे मानते हैं, अरे यार क्या हिस्ट्री, बोरिंग सब्जेक्ट। इसको बोरिंग मत बनाओ, इसको महत्वपूर्ण बनाओ। जब तक आप इसे महत्वपूर्ण नहीं बनाओगे, यकीन मानो इसमें मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो फिर हम उस काम को कर ही नहीं सकते। आप मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना, क्या मैथ और रीजनिंग सिलेक्शन दे देंगे? क्या केवल उन्हीं सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा? भैया सिलेक्शन तो ये रोक जाता है 20 में से भारी पड़ जाते हैं 15 नंबर लाने, 12 नंबर लाने, 10 नंबर लाने। बड़ा मुश्किल से भैया जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 17-18 लेकर आते हैं। और इस बार हमारा एक लड़का था ध्रुव राठी, क्या नाम था उसका जो आया था अभी, 20 में से 20 नंबर थे एसएससी जीडी में उसके, 20 में से 20, यानी कि जीएस में 20 में से 20 नंबर, 80 में से 80 नंबर थे उसके। बताओ पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? लेकिन उसने पॉसिबल बनाया, उसने मेहनत की और वो लेकर आ रहा है। आप लोग भी करोगे, आप लोग भी लेकर आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है माय डियर। तो मैं बात कर रहा था मोटिवेशन की, तो क्या आप लोग ये बताओ कि एक में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या पढ़ना बंद कर दें? 2 में नहीं हो क्या पढ़ना बंद कर दें? अरे ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोचा है आपके लिए, तभी तो वो आपको मौके दे रहा है, तभी तो वो आपको ये मेहनत करने का समय दे रहा है कि अभी मेहनत कर लोगे तो आगे चलकर भैया आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वरना आप उनसे पूछकर देखो जो आपके सीनियर रहे, जिन्होंने 1-2 एग्जाम दिए उसके बाद हार मान ली, और आज वो भैया दिन दिहाड़ी पर काम कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे। ठीक है, 90% लोग हैं जो मजदूरी करने पे मजबूर होंगे, केवल 10% को छोड़ दें जो बेल्ट सेटल्ड होंगे, जो घर से अच्छे होंगे। और हम किसान परिवारों से आते हैं, इतना पैसा हम लोगों पर नहीं होता कि बिजनेस करके बैठ जाएंगे, है ना, इतना पैसा हम लोगों पर नहीं होता कि हम बिजनेस करके बैठ जाएं। समझ रहे हो आप मेरी बात? चलिए, तो फिर आप लोग, ये मैं कल करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कल मैं इसको करा दूंगा। ठीक है भैया, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।